वो तो कहते हैं ना कि करणी सेना के टेम्परामेंट को जानने वाले लोगों ने इम्पैक्ट किया है। योगी जी से मिले हैं कभी? सोशल मीडिया पे केवल एक ही इंसान को फॉलो करता हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो यादव से बड़ा गुंडा इस प्रदेश में कोई नहीं होता है। कृष्णानंद राय हत्याकांड, वो तो उससे दुर्दांत कोई घटना हो सकती है क्या? मैं कह रहा हूं ना कि मैं अपने सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूं। यूपी की सियासत में सनातन के अधिकारों पे जब भी कोई बात होती है, जब भी उसकी रक्षा को लेकर कोई आंदोलन होता है और गाहे बगाहे कभी अगर कोई कांड हो गया तो उसमें सबसे पहला नाम करणी सेना का ही आता है, भले ही करणी सेना उसमें मौजूद हो या ना हो। हमारे साथ बात करने के लिए करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह जी, हम उनसे बात करेंगे और तमाम मुद्दों पे उनकी राय जानेंगे। सबसे पहला सवाल यही है सर कि अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी अराजक तत्वों द्वारा हमला किया गया, उनके ऊपर नाम आया कि करणी सेना के लोग हैं जो उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, जबकि जिन दो लोगों का नाम आया था मुझे अच्छे से याद है कि उसमें से एक द्विवेदी थे और एक यादव थे, लेकिन फिर भी नाम आया करणी सेना का। पहले तो मैं आपको करेक्ट करूं, सनातन में कोई अराजक नहीं होता है और नो डाउट जो भी सनातन के विरोध में बात करेगा, मैं तब वो बात करना चाहता हूँ जब स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उनके माता पिता रख रहे थे तो हिंदू सनातन का नाम क्यों रखे? आजम खान काहे नहीं रख लिए? सिद्दीकी काहे नहीं रख लिए? हिंदू सनातन का नाम लेके, हिंदू सनातन के बैक डोर से राजनीति करके जब आप कैबिनेट मिनिस्टर हो जाओ, विधायक हो जाओ, एमएलसी हो जाओ, देन आपको ये लगे कि आपका जो प्लेटफॉर्म है राजनीतिक वो कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, देन आप स्विच कर जाओ अगेंस्ट टू सनातन। मैं बहुत बोल्ड कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से मेरे भाई कि दुनिया में 43 सभ्यताएं रही हैं, चाहे वो इजिप्ट की सभ्यता रही हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता रही हो, चाहे वो मंगोल की सभ्यता रही हो, चाहे वो मोहनजोदाड़ो सभ्यता रही हो, इवन दैट 42 सभ्यताएं खत्म हो गई दुनिया से, एक ही सभ्यता बची है, सनातन सभ्यता, इकलौती सभ्यता। उस सभ्यता, उस परंपरा के बारे में कोई भी गलत कहेगा तो जैसे इन बच्चों ने उनको पीटा है ना, अभी तो एक थप्पड़ मारा है, आने वाले समय में ऐसे लोगों का इलाज करेंगे जो देश के आंतरिक सुरक्षा में कलह का वजह बन रहे हैं, जो देश के मौलिक सिद्धांत और मौलिक अधिकार और संविधान के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, स्वामी प्रसाद मौर्य को किसने अधिकार दे दिया कि किसी भी धर्म और संप्रदाय के बारे में वो चर्चा करें? उनको बात करनी है तो अपने बाप दादा के बारे में बात करो ना। किसने मना किया? जिनको उन्होंने पैदा किया और जिनसे वो पैदा हुए उन पे वो चर्चा करें। लेकिन अगर हमारे बाप दादाओं पे चर्चा करेंगे, हमारे भगवान, हमारे धर्म पे चर्चा करेंगे तो इलाज बड़े मजबूती से होगा। ये मैं बहुत, और मैंने कहा ना कि अभी तो करणी सेना इन्वॉल्व उनके साथ नहीं हुई है। वो तो कहते हैं ना कि करणी सेना के टेम्परामेंट को जानने वाले लोगों ने इंपैक्ट किया है और मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का सपोर्ट हर तरीके से करेंगे। वो बच्चे अगर कहेंगे कि वीरू भैया आपकी आवश्यकता है तो हर तरीके से मदद उनकी करेंगे। ये खुल के आपके चैनल से कहना चाहते हैं। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल करना चाहूँगा। अखिलेश यादव लगातार इन सब मुद्दों पे, स्वामी प्रसाद मौर्य के मुद्दे पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी हाल ही में एक मौलाना ने उनकी पत्नी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। उस पर आपकी नाराज़गी देखने को मिली थी कि जो अपनी पत्नी की सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो वोट बैंक की राजनीति के लिए। अखिलेश यादव से आपकी क्या नाराज़गी है? देखिए, अखिलेश यादव से कोई नाराज़गी नहीं है। अखिलेश यादव द्वारा किए गए कार्य, जो वोट की राजनीति जो कर रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि एक बड़ी पार्टी का नेता, विपक्ष की बड़ी पार्टी हो और उत्तर प्रदेश के 5 साल के मुख्यमंत्री रहे हों, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जाता है, उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसका विरोधाभास मेरा रहेगा। मैं बहुत बोल्डली कहना चाहता हूं कि सनातन के जो महान योद्धा हुए उनको गद्दार कहने वाले को आप प्रोटेक्ट करोगे। आप इसमें मैं कहना चाहता हूं, लेट बी कंप्लीट, कि आप राणा सांगा को गद्दार कहने वाले को प्रोटेक्ट करोगे और उनकी बीबी को गलत कहने वाले को भी प्रोटेक्ट करोगे। वही पूछा था, आपको क्या लगता है उन्होंने गलत बोला था डिंपल यादव को लेकर, जो मौलाना का बयान है? मैं तो ये कहता हूं कि डिंपल यादव को उसके लिए एक्शन लेने की जरूरत थी। मैं इस देश के
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी संज्ञान में रखना चाहता हूं कि 50% आबादी का नेतृत्व करने वाली महिलाएं, उसमें भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस तरीके से बात किया गया, तो महिलाओं का कितना बड़ा अपमान हुआ है। वह देश जहां पे महिलाओं को देवी की तरीके से पूजा जाता है और उनको ऐसे शब्द को बोला जाए, वो भी एक ऐसी पंचायत की सदस्य जो देश की सबसे बड़ी पंचायत हो, और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता की पत्नी हो, अब केवल मुल्लों की वोट के लिए ये चुप रह गए। अगर यही काम, अगर यही शब्द कोई अन्य बोला होता तो समाजवादी पार्टी के बड़े धुरंधर आते और बड़ी बड़ी बातें करते, निपटा देंगे, काट देंगे, रोड पे लिटा देंगे। कहां चले गए इनके प्रवक्ता? कहां चला गया जो हरा कुर्ता पहन के बैठता है वो? हाँ, पूछना चाहता हूं मैं ऐसे लोगों से। केवल ये सनातन का विरोध करने के लिए, और सुनिए, मैं, यह देश सनातन का है, यह हिंदुस्तान सनातन परंपरा का देश है। यहां सनातन का विरोध करने वाला कई पीढ़ियों के बाद वो डिस्ट्रॉय होता है। वो समय आ गया है, यह देश देख रहा है या प्रदेश देख रहा है कि वोट की राजनीति में समाजवादी पार्टी प्रदेश को कहां ले जाके खड़ी की हुई है। ये दंगा कराने वाली पार्टी, जात के नाम पे संघर्ष कराने वाली पार्टी, परिवार के नाम पे टिकट देने वाली पार्टी आज अपनी घर की बहू बेटी की इज्जत नहीं बचा पा रही है। अब इससे बुरा दौर क्या आएगा? आपने घर की बहू बेटी की बात की, तो हाल ही में आपने देखा कि पूजा पाल एक विधायक है समाजवादी पार्टी की। उन्होंने विधानसभा में बोला कि माफिया अतीक अहमद की हत्या हुई, वो बहुत अच्छा हुआ, जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ की सीएम योगी की, और अगले ही दिन उनको समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, जबकि वो खुद अखिलेश यादव के उस तथाकथित पीडीए समाज से आती है जिसकी वो सियासत करते हैं, जिसकी वो प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। मैं बहुत अच्छे से इस पे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि मैं बहुत ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं देश की जनता और प्रदेश की जनता पे, इस वर्ड पे। गरीब समाज की महिला, पाल समाज की बेटी किसी तरीके से वो एमएलए बनी, 9 दिन हुआ था उसकी शादी को, और अतीक अहमद और उसके भाई ने बेरहमी से दौड़ा दौड़ा के गोली मारा, मर्चरी हाउस तक गोली मारा है। आप याद करिए प्रयागराज के जिन्होंने उस घटना को देखा है, आदमी पागलों की हरकत करने लगा था उस घटना को देख के। ऐसी समाज की बिटिया को, पाल समाज की बिटिया को, जिसके पति को मार दिया गया। और मैं इसमें योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत धन्यवाद दूंगा कि न्याय करने का जो तरीका आपका है वो हिंदुस्तान नहीं दुनिया में लोग पसंद करते हैं। और मैं उसी पे आ रहा हूं। ये जिस धर्म की वकालत करते हैं, मुस्लिम की सबसे ज़्यादा वकालत करते हैं, मुस्लिमों की। शरीयत कानून लागू होता है मुस्लिम देशों में। अगर अतीक जिस तरीके से घटना किया था यही दुबई में करता, सऊदीया में करता, या गल्फ के किसी कंट्री में करता, तो उसको चौराहे पे काटा जाता लटका के। तो अखिलेश यादव ये क्यों नहीं कहते? कानून, अगर आप उस धर्म की वकालत करते हो तो उस धर्म में शरीयत भी आता है। अब शरीयत की भी वकालत करो ना बैठ के। हां, हो सकता है कि आप अपनी पत्नी की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, तो आप दूसरों की पत्नी की लड़ाई क्या लड़ोगे? पूजा पाल दूसरे की पत्नी थी ना, तो अपनी पत्नी डिंपल यादव की लड़ाई नहीं लड़ पाए भाई। उन्हीं मुस्लिम वोट की तुष्टीकरण की राजनीति में वो अपनी पत्नी की लड़ाई नहीं लड़ पाए, तो पूजा पाल की क्यों लड़ाई लड़ेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है। अखिलेश यादव को लेकर आपके मन में काफ़ी नाराजगी है, काफ़ी चीज़ें, जैसे अभी हाल ही में कभी भी करनी सेना कोई भी आंदोलन करती है सनातन के नाम पे, तो जो भी आंदोलन होता है उसमें अखिलेश यादव का आरोप एक ही रहता है कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं, उनका बैक हैंड है, पीछे से उनका हाथ है करनी सेना पे। इसमें कितनी सच्चाई है? योगी जी से मिले हैं कभी? मैं बहुत खुल के इस पे बात करना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी की सरकार आपको याद है? 2012 से अच्छे से याद है? आप पूर्वांचल से हो। मेरे जिले में रमाकांत उमाकांत का कहर देखा है कि नहीं? मायावती जी का कपड़ा फाड़ा उसने। मायावती का, जो दलितों की सबसे बड़ी मसीहा, सबसे बड़ी लीडर, उससे बड़ी लीडर कोई दलित समाज में कोई नहीं हुआ आज तक हिंदुस्तान में। मैं जीवित उदाहरण दे रहा हूं। उनका कपड़ा फाड़ने वाला रमाकांत उमाकांत। तमाम डीपी यादव हुए, रमाकांत हुए, उमाकांत हुए, तमाम मैं ऐसे नाम गिना सकता हूं जो समाजवादी पार्टी में गुंडे थे। तो इसको एक्सेप्ट कर लें
कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो यादव से बड़ा गुंडा इस प्रदेश में कोई नहीं होता है। मैं उन यादवों को नहीं कह रहा हूं, मैं उन यादवों के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा कि इन्होंने चुनाव लड़ाया लोकसभा का। मुझे तकलीफ है, मैं यादव समाज की भी लड़ाई लड़ता हूं, बहुत मजबूती से लड़ता हूं। और मैं आपको टू बी फ्रैंक, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं आपके इंटरव्यू में। चुनाव इन लोगों ने लड़ाया लोकसभा में 2024 में, यादव में केवल 5 टिकट इन्होंने दिया, 5 टिकट। पहला टिकट अखिलेश यादव, दूसरा टिकट डिंपल यादव, तीसरा टिकट धर्मेंद्र यादव, चौथा टिकट अंशुल यादव, 5वां टिकट आदित्य यादव। ये कौन यादव थे? सैफई घर के कुनबे, इनके डीएनए का टिकट था। बाकी उत्तर प्रदेश के यादव केवल इनको वोट देने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हाँ, मैं तो खुल के कहना चाहता हूं कि करहल के सीट से कोई यादव को लड़ा दो। आजमगढ़ के यादव जैसे धर्मेंद्र को आजमगढ़ का सांसद बनाए हो, वैसे मैनपुरी का सांसद किसी आजमगढ़ के यादव को बनवा दो। क्यों? मेरा यह सवाल है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी यादव भाइयों से बात करना चाहता हूं कि इनके यहां जो सांसद होता है उन्हीं का बेटा विधायक, उन्हीं का बेटा प्रमुख। आम यादव केवल गाली सुनने के लिए पैदा हुए हैं, लोगों की तकलीफ झेलने के लिए। ये जो समाज में कृत कर रहे हैं उसको यादव समाज झेल रहा है। इन्होंने पूरे यादव और यदुवंशियों को कहीं ना कहीं परेशान करके रखा है। इनके द्वारा किए गए कृत को जो सामान्य यादव है, जो सनातन पद्धति को मानने वाला मजबूत यादव है, वो बेचारा बना हुआ है इन लोगों के चक्कर में। इन्होंने उनको हिंदुस्तान की धारा से अलग काट दिया है। बहुत मैं मजबूती से यह चीज कहना चाहता हूं। ये केवल 5 यादव ही लड़ाएंगे। ठीक है, ये मेरे पहले सवाल का जवाब है। अभी भी एक चीज़ छूट जा रहा है उसमें, क्या सच में योगी जी का कोई सपोर्ट है आपके आंदोलन में? और क्या आप योगी आदित्यनाथ से कभी मिले हैं? इस पे कभी बात हुई है? देखिए, मैं आपको बताऊं, सनातन सभ्यता को मानने वाला हूं मैं, और सनातन सभ्यता में बहुत मजबूती से कहना चाहता हूं ऑन माइक, क्षत्रिय कुल का बच्चा हूं। मिलन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे रूट को पहचानने की ज़रूरत है। अगर हमारी एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है तो मिलने की ज़रूरत है क्या? सनातन सभ्यता में यह कहा जाता है कि जो गेरुआ वस्त्र धारण कर ले वो आपके लिए वंदनीय और प्रार्थनीय है। और वो इंसान जिसने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म को दे दिया, वैदिक सभ्यता को बचाने के लिए, भारत के इतिहास को बचाने के लिए, जो आदमी पूरी जवानी खपा रहा हो, जो पूरे दुनिया के 57 देश के लोगों पे, मुस्लिम के टारगेटों पे हो, तमाम ऐसे लोग जो हिंदुस्तान को मिटाने की कोशिश कर रहे हो, आतंकवादी माओवादियों के टारगेट पे हो, जो आदमी 24 घंटा समाज की लड़ाई लड़ रहा हो, उत्तर प्रदेश के उत्थान की लड़ाई लड़ रहा हो, उससे मिलने की जरूरत है क्या? उसकी सोच से मिलने की आवश्यकता है। वो टेम्परामेंट मैच करता है। मैंने आपके इंटरव्यू में कहा कि मैं पूरे सोशल मीडिया पे केवल एक ही इंसान को फॉलो करता हूं, मात्र एक इंसान को, वो योगी आदित्यनाथ जी। मुलाकात की जरूरत नहीं, जो आपका आइडल हो उसको मिलने की जरूरत नहीं उससे। मैं तो बहुत बोल्डली कहता हूं कि मैं उनको मानता हूं, दिल से मानता हूं। और दिल से इसलिए मानता हूं कि उनके कर्मों को मानता हूं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को मानता हूं। वो पूर्वांचल में रह के उन्होंने देखा है पूर्वांचल का कहर। उन्होंने देखा है कि 5 बजे के बाद बेटियां रोड पे नहीं चल पाती थी, व्यापारी 5 बजे के बाद अपनी दुकान नहीं खोल पाते थे। हम लोग भी वहीं से हैं। तो मैंने देखा है पूर्वांचल को बदलते हुए, मैंने देखा उत्तर प्रदेश को बदलते हुए, मैंने देखा है विदेशों में जाने के बाद उत्तर प्रदेश का होने का जो गर्व महसूस होता है, उस बदलते हुए उत्तर प्रदेश को मैंने देखा है। तो मुझे प्राउड है कि मैं ऐसे प्रदेश में हूं जहां पे एक योगी मुख्यमंत्री है, ना कि कोई भोगी मुख्यमंत्री है, ना कोई परिवारवादी मुख्यमंत्री है। आपको एक शब्द से बड़ी नाराज़गी रहती है, अखिलेश यादव के समाजवाद से। मैं समाजवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के समाजवाद की बात कर रहा हूँ। चाहे संविधान की भी बात होती है तो आप कहते हैं कि जो इमरजेंसी के बाद वार्ड उसमें जोड़े गए, सेकुलरिज्म, तो इसको लेकर आपकी नाराज़गी क्या है? देखिए, मेरी नाराज़गी बहुत जेन्युइन है, वो आपकी भी नाराज़गी होगी। और नाराज़गी किस चीज़ की? अगर समाजवाद की डिफिनेशन परिवारवाद हो तो मैं उस समाजवाद को कैसे मानूं? मुझे पता है मेरी डिग्निटी 10वीं फेल हो और मुझे सूबे का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश किया जाए, मेरी डिग्निटी 5वीं फेल हो और मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाने के बारे में सोचा जाए, तो मैं उस समाजवाद का विरोध करूंगा। और सेकुलरिज्म से क्या दिक्कत है? देखिए, मैं बताऊं आपको, धर्म के नाम पे देश बढ़ चुका है। जिन्ना ने बांट दिया और बड़ी पंचायत होने के बाद, लाखों लोगों के मरने के बाद, तो
अभी तो धर्म की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना कि मैं अपने सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं बहुत बोल्ड आपको बताना चाहता हूं, ये 10 बढ़ चुका है धर्म के नाम पे। तो काहे का सर्कुलरिज्म भाई, काहे का? बंगाल में जाइए ना, रिपोर्टिंग कर लीजिए, माइक के साथ मुंडी काट लेंगे आपकी। हो चुका है बांग्लादेश, वो दीदी ने बना दिया। और बहुत दूर नहीं है उत्तर प्रदेश। अगर बाबा नहीं होते और समाजवादी पार्टी की सरकार लगातार होती तो यही स्थिति होती, बांग्लादेश उत्तर प्रदेश हो चुका होता। और आपको पता है 600 से ज्यादा दंगे 5 साल में हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। और आपको भी पता है, आपके बगल का जिला है मऊ। याद करिएगा, मुख्तार जब AK-47 लेके जिप्सी में घूम रहा था, तो वो दिन भूलने की जरूरत नहीं है, खास करके पूर्वांचल के लोगों को। कृष्णानंद राय हत्याकांड, वो तो उससे दुर्दांत कोई घटना हो सकती है क्या? आप समझो, एक आदमी को मारने की जगह 7 लोगों को मारा गया और 600 से ज्यादा गोलियां मारी गई। पहली बार देश उत्तर प्रदेश में AK-47 चली, कहां से आई थी? तो सोचने की जरूरत है। अब मैं उस समाजवाद का विरोध करता हूं कि किसी भी आदमी के अंदर अगर डिग्निटी हो तो उसको लाओ ना मार्केट में। अब बिना डिग्निटी के कि मैं फलाने का बेटा हूं तो मैं ही सांसद बनूंगा, मैं फलाने का भतीजा हूं तो मैं ही विधायक बनूंगा, मैं बड़ा पप्पा हूं उनका तो मैं केंद्रीय मंत्री बनूंगा, मैं राज्यसभा जाऊंगा। आपकी डिग्निटी क्या है? अगर किसी देश के मौलिक सिद्धांत पे चर्चा करनी हो और देश के किसी ऐसे सिस्टम पे चर्चा करनी हो जो देश के उत्थान की बात करे, तो आपकी आवाज बंद हो जाती है, आपको बोल नहीं पाते हो। पर्ची पढ़ के आपको इंटरव्यू की तरीके से बोलना पड़ता हो, तो आप काहे का समाजवाद भाई? नेता वो होता है जो देश की चीजों को समझे, ना कि पढ़े। करणी सेना की जब बात आती है तो समाज की बात होती है, सनातन की बात होती है। यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सियासत में करणी सेना का क्या स्टैंड है? सनातन के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। अब सनातन के साथ कौन खड़ा है वो 2027 में देखा जाएगा। मैं तो ये कहता हूं, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल करना चाहता हूं, या उनको भी कहना चाहता हूं कि राम मंदिर बन गया, मुद्दा बड़ा था, अपने को कृष्ण का वंशज कहते हैं, आज अपने मैनिफेस्टो में ऐड करें, आज कृष्ण जन्मभूमि हम बनाएंगे। करणी सेना मजबूती से खड़ी मिलेगी एक मुद्दे पे, आज मैनिफेस्टो में ऐड कर दें। मैं तो कहता हूं कि टू बी फ्रैंक, मैं बहुत बोल्ड कहना चाहता हूं ये शब्द, कि आप देश की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ की चर्चा करोगे, आप सनातन को मिटाने की बात करोगे, आपको सबसे ज्यादा दिक्कत हिंदू शब्द से है, आप जनेऊधारी ब्राह्मणों से दिक्कत है, आपको आप तमाम ऐसे लोगों से आपको दिक्कत है। आप बार बार एक बात कर रहे हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा। हाँ, देश की आंतरिक सुरक्षा इन लोगों ने खत्म कर दिया। देश की आंतरिक सुरक्षा क्या था? जातीय। हिंदुस्तान 6742 जातियों से बना है राय साहब। मैं आपको बहुत बोल्डली कहना चाहता हूं, आपको याद है, चाहे हूण आए हों, चाहे यहूदी आए हों, चाहे डच आए हों, चाहे मंगोल आए हों, चाहे मुगल आए हों, चाहे अंग्रेज आए हों, सभी लोगों ने मिल के लड़ा कि नहीं? लेकिन जब शुभम त्रिपाठी को पहलगांव में मारा गया, तो इसी अखिलेश यादव ने कहा कि मैं शुभम त्रिपाठी को नहीं जानता। तो यह है आंतरिक सुरक्षा देश की। क्या इस पे चर्चा हुई? जात पूछ के, नाम पूछ के मारा गया यह आदमी। कुंभ का भी अपमान हुआ, कुंभ की भी बुराई हुई। सनातन का सबसे बड़ा त्योहार, जहां 60 करोड़ लोगों ने अमृत कुंभ में डुबकी लगाई हो, वहां पे इनको दूसरा कुछ दिख रहा था। इन्होंने कहा AI गिन रहा है क्या? तो मुझे यह कहना चाहिए था, शायद विपक्ष कह नहीं पाया, इनके विपक्ष के लोगों ने इनसे कह नहीं पाया कि ठीक है, एक बड़ा सा स्टॉल लगा दिया जाता है 1 किलोमीटर ऊपर, और उसी तरीके से जैसे मोहम्मद गौरी बैठा था उसी तरीके से बैठ जाओ, और कोई चौहान आएगा तो बोलेगा 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। तो गिने बैठ के, इनको गिनना चाहिए था, इनको एक दूरबीन दे देना चाहिए था, ये एक एक लोगों को गिनते। AI के जगह पे अखिलेश यादव का AI होना चाहिए था। आप समझो कि ऐसा स्टेटमेंट जो देश के, इनका स्टेटमेंट पाकिस्तान में कोट किया जाता हो,
इनका स्टेटमेंट पाकिस्तान के संसद में कोट किया जाता है देश के खिलाफ। तो आप सोच के देखो आंतरिक सुरक्षा क्या है भाई। आर्मी लड़ रही हो बॉर्डर पे, आंतरिक सुरक्षा हम और आप हैं। हमारा और आपका देश, अगर हम इसकी तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी नहीं करते। कभी चाइना की बुराई आपने सुना है? आपने जापान की बुराई सुना है? आपने वियतनाम की बुराई सुना हो? आपने कभी मलेशिया की बुराई सुना हो? आपने कभी यूएस यूके की बुराई सुना हो? आपने किसी की बुराई सुना हो तो मुझे बताओ। केवल बुराई हिंदुस्तान में है। क्यों? क्योंकि यहां पे नेता एकदम फ्री हैं। बोलते हैं ना कि फ्रीडम की लड़ाई, देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले तो मर गए बेचारे, लेकिन उनके नाम पे अगर देश आजाद हुआ, उनकी मेहनत से आजाद हुआ, तो ये लोग देश को 3 4 5 जगह बांटने की स्थिति पहुंचा चुके हैं। आज मैं इनके मन की बात कहूं तो इन जितने भी राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष में बैठे हैं, इनको सबको हर प्रदेशों में अपना देश चाहिए। सबको अपने देश का प्रधानमंत्री बनने की जरूरत है। इनको यह लगता है कि ये यादव का वोट लेके उत्तर प्रदेश में राज करेंगे, तो यादव समाज भी जानता है कि ये केवल यूज करते हैं। यूज एंड थ्रो की कहानी निपट चुकी है। यादव समाज भी बहुत मजबूती से जानता है, क्योंकि लोकसभा में 5 टिकट इन्होंने दिया, केवल अपने घर को दिया है, किसी अन्य यादव को नहीं दिया। अब देश बदल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरू सिंह जी हमसे बात करने के लिए। तो देश बदल रहा है और इनका जो पूरा करनी सेना का जो पूरा ध्येय है, किस टारगेट से करनी सेना आगे बढ़ रही है, और समाजवादी पार्टी के जो हमले हैं उन पर पूरे खुल के बात की। किसका समर्थन रहेगा, किसको समर्थन देगी करनी सेना साल 2027 के चुनाव में, इस पर भी इन्होंने बात की। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोटी सी बात और इसमें ऐड करूंगा कि ये देश सनातन सभ्यता का है। अब मैं बहुत बोल्ड कह रहा हूँ, सनातन सभ्यता के साथ मजाक करने वाला कोई भी नेता हो, अभिनेता हो, इलाज करनी सेना करेगी बहुत मजबूती से, और जो जिस भाषा में समझेगा उस तरीके की इलाज करेंगे। यानी करनी सेना का मतलब इनके बयानों से और इनके ये जो 15 मिनट 20 मिनट हमने इनसे बात की, उससे यही निचोड़ निकला है कि ये किसी जाति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे देश और सनातन की बात हो रही है। कैमरामैन विवेक के साथ मैं प्रतीक राय, डीडी न्यूज़, लखनऊ।